बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी के। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं, संसद भवन के बाहर। अब जरा ईवीएम की बात करते हैं। महाराष्ट्र के नतीजे आए नहीं कि ईवीएम का राग एक बार फिर शुरू हो गया। इसका अंदाजा हम सभी को था कि ऐसा होगा अगर कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी हारती है तो। लेकिन इस बार कुछ नई बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने खुलकर यह कहना शुरू कर दिया है कि हमको बैलेट पेपर पर वापस जाना है। और खड़गे साहब ने तो कल यह कह दिया कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब ईवीएम के खिलाफ एक अभियान चलाएं ताकि बैलेट पेपर पर देश उस सिस्टम पर दोबारा जा सके। नाना पटोले वापस आए, बड़े चंद वोटों से जीत पाए अपना चुनाव। उन्होंने कहा कि अब एक हमको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारी नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट हमारी नहीं सुनता। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अब कौन जानता था कि कल ही ये बातें होंगी और कल ही सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला भी दे देगा। एक याचिका लगाई गई थी इसी काम के लिए कि ईवीएम की जगह पर बैलेट बॉक्सेस पर, बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको इतना अद्भुत ज्ञान आया कहां से, क्यों आप ये याचिका लेकर के हमारे पास आए हैं? तो उन्होंने लंबी चौड़ी बातें बताई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीतें तो ईवीएम ठीक, और जब आप हारें तो ईवीएम खराब, ये तो नहीं चलेगा। और वो याचिका खारिज कर दी गई एक लाइन के अंदर। लेकिन उसके बावजूद अब विपक्ष को लग रहा है कि इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, कम से कम एक नैरेटिव खड़ा किया जा सकता है कि ये बीजेपी की चोरी है, मक्कारी है कि ईवीएम में हेरफेर करके किसी तरीके से महत्वपूर्ण चुनाव जीत लो। सारे नहीं, ये तो जम्मू कश्मीर नहीं जीत पाते फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, झारखंड हेमंत सोरेन नहीं जीत पाते। तो अब कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि भाई ये करते ही इसलिए हैं ताकि जहां हम ज्यादा मजबूत दिखाई दें, बड़ा चुनाव जहां पर हो, वहां पर ये धांधली करो ताकि लोगों को शक भी ना हो। अब इतना उन्होंने इसको आसान समझ लिया। तो आज आपको थोड़ा सा इसके पीछे जाकर के बताएंगे कि क्यों ये आरोप लगाना आसान है लेकिन इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। शरद पवार ने भी पहले तो उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे सामने प्रमाण नहीं आता मैं ऐसे आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन अब उन्होंने भी थोड़े से सुर बदले हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने एक लीगल टीम बनाई है और कहा कि आप इस चुनाव के नतीजों को स्टडी कीजिए और जिन जगहों पर आपको लगता है कि सवाल पूछे जाने चाहिए वहां पर आप हमें बताइए और फिर हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछेंगे। बयान है कई। अखिलेश यादव का एक पुराना बयान याद आया, आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा था हम जीतेंगे भी ईवीएम से और उसके बाद ईवीएम को खत्म करेंगे, वापस जाएंगे पुराने सिस्टम पर। चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं कि अब 31 सीट जीते थे लोकसभा में, तब तो नहीं महाराष्ट्र में आपको ईवीएम गड़बड़ लग रही थी, अब जनता ने असलियत बता दी तो आपको अटपटा लग रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि कभी वोट ज्यादा पड़ता है, काउंटिंग कम होती है, कभी काउंटिंग ज्यादा होती है, वोट कम पड़ता है, इलेक्शन कमीशन के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। क्या वाकई में ऐसा है? ये सारे बयान, 3-4 बयान है। कार्तिक चिदम्बरम ने तो अभी पहले दिन पार्लियामेंट के कहा था ना कि मैं इतने सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे पास कोई वजह नहीं है ईवीएम पर शक करने की। सुनिए आप ये सारे बयान। ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। जब वो जीतते हैं, अभी हाल ही में 6 महीने पहले चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, वही मशीन थी, वही सारा था। जब 33 सीटें आपने जीत ली सांसदों की, तब आपको ईवीएम खराब दिखी नहीं। अब आपके वोट कम हो गए क्योंकि लोकसभा में झूठ लोगों को बताया था। मोदी जी संविधान बदलेंगे, आदिवासी का आरक्षण निकालेंगे, हम महिला बहनों को 8,500 महीने का देंगे, ये जो बात कही थी, इसलिए कुछ वोट हमारे कम हो गए थे। झूठे के कारण इन लोगों को सफलता मिली थी। उनको आज ऐसी स्थिति है, उनके 33 लाख वोट उनके कम हो गए। ये महाविकास आघाड़ी वाले झूठा जितना भी बोलेंगे, अब महाराष्ट्र में झूठा को कोई जगह नहीं है, सच्चाई की जगह है और डबल इंजन सरकार पे भरोसा है। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जहाँ पे जो वोट किए गए हैं उससे ज़्यादा गिनती की गई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टेम्पर
with number of votes polled and counted and to declare winner. और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स के तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी चुनाव के नतीजा है वो किसी को भी एक्सेप्ट होने लायक नहीं है, ना महाराष्ट्र के पब्लिक को भी है। तो इस विषय का एक मंथन हमने किया है। कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जनभावनाओं को कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इस स्तर में आप कुछ न कुछ मोमेंट खड़े किए बगैर कुछ रास्ता नहीं बनेगा। इसके लिए हमने कोर्ट में भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रूव करा दीजिए। जनभावना कहती कि हमारा वोट एक्स को दे रहे तो वाई को जा रहा है। तो इस बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो एक जन आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो एक पर्याय हम लोग सोच रहे हैं और उसमें का रास्ता बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा ईवीएम का मुद्दा कभी मरा नहीं था, आज भी जिंदा है। मैं सारी सीटें जीत जाऊंगा लोकसभा की तो भी कहता रहूंगा ईवीएम हमको नहीं चाहिए। अब कहते हैं कि कोई आदमी अगर सो रहा हो उसको तो आप जगा सकते हैं, कोई अगर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको आप नहीं जगा सकते, उसको नहीं आप उठा सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स आपको देता हूं। हालांकि नैरेटिव गढ़ने के आड़े फैक्ट्स कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी फैक्ट बदलते भी नहीं है। तो एक छोटी सी बात, देश के अंदर लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ वोटर माने जाते हैं अमूमन, इस बार जितना वोट हुआ था। और उसमें एक ईवीएम में जो क्षमता होती है 2000 वोट गिनने की होती है। तो इस लिहाज से लगभग 4.5 लाख ईवीएम मशीनें पूरे देश के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट ईवीएम भी होती हैं, खराब हो जाए तो दूसरी कुछ ट्रांजिट में होती हैं। तो ये संख्या 4.5 लाख से भी कहीं ज्यादा होती है। अब एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इन्हीं आंकड़ों को अगर आप डिवाइड कर लें, 90 करोड़ वोटर है और 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो एक लोकसभा में लगभग एवरेज 17 से 18 लाख का वोटिंग का वोटर होता है। आपको 900 ईवीएम चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट गिनने के लिए। 4.5 लाख पूरे देश में और 900 ईवीएम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। इतनी ईवीएम आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है क्या बगैर कभी कोई बात बाहर आए, कभी चोरी पकड़े बगैर। आज हर हाथ में मोबाइल फोन है। ये बातें कई बार कही जा चुकी हैं, लेकिन फिर हमने कहा आज मौका है तो बतानी चाहिए। कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। ये जरूर होता है कि कभी आप किसी नेता की गाड़ी में ईवीएम जो है वो कहीं जा रही होती है तो उसको आप पकड़ लेते हैं। कभी कहीं टेम्पो में, कभी टैक्सी के अंदर ईवीएम जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, तो उसको लेकर के हंगामा करते हैं कार्यकर्ता, उसको रोक लेते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा इतने बड़े पैमाने पर कोई चोरी या धांधली सामने नहीं आई आज तक, विपक्षी भी नहीं पकड़ पाए कि आप ये कह सकें कि पूरा देश का तो छोड़िए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नतीजा भी प्रभावित हुआ हो। लेकिन अब जैसा मैंने आपसे कहा कि विपक्ष ने थोड़ी और गंभीरता से इस बारे में बात करनी शुरू की है और ये कहा जा रहा है कि एक जन आंदोलन खड़ा करने की अब तैयारी है। मैंने तो कल सोशल मीडिया पर यह भी सुना सर, कुछ लोगों को बात करते हुए, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार वगैरह होते हैं, कि शायद विपक्ष के बीच में ये भी चर्चा चल रही है कि इस्तीफा दो सभी लोग, जितने चुन के, वैसे कितने आए, 50 तो लोग चुन के आए हैं, सब इस्तीफा दे दो, नुकसान भी इसमें हमारा क्या है। कम से कम एक माहौल तो खड़ा होगा कि ईवीएम हमको स्वीकार नहीं, नतीजे हम लोग नहीं मानते हैं। त्रिपाठी जी, मुझे बड़ा सचमुच आश्चर्य हो रहा है कि इस देश की जनता को कितना अपमानित करके इनको लगता है कि ये सत्ता में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप जनता का भरोसा जीतते हैं, जनता का सम्मान जीतते हैं, ये जनता का अपमान कर रहे हैं। वैसे तो ईवीएम को लेकर सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, लेकिन एक जरूरी बात मैं बताता हूं। बार बार ये कहा जाता है कि ईवीएम से कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ करके और ज्यादा वोट पड़वा लिए जाते हैं। क्या ये संभव है? उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको उस वेबसाइट पर मिले, क्या ये संभव है कि एक आदमी जल्दी जल्दी वोट डाल दे? हमने वो दौर देखा है जब पेपर बैलेट होता था और 3 बजे के आसपास एक आदमी वोटर लिस्ट लेके बैठता था और दूसरा लेके बैठता था एक के बाद एक बैलेट पेपर, और उसमें खटखट मारते तो कहते 70% पूरा हो गया, अब रुक जाओ। और उसी तरह से काटा जाता था। जितने लोग उसमें दिख रहे होते थे ना, उन सबको कट करते चले जाते थे। इसमें अगर एक व्यक्ति ने एक बार ईवीएम का बटन प्रेस कर दिया
तो वो बैलेट मशीन लॉक हो जाती है। मतलब एक थोड़ी अलग तरह की चीज इसको समझने के लिहाज से, यानी आपको जब तक वो रिलीज नहीं होगी उसमें वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके जो 2-3 लोग बैठे होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, दूसरे के लिए वो रिलीज ही नहीं होगी। इसीलिए न तो वोटिंग बहुत तेजी से हो सकती है, न उसकी गिनती जब करते हैं तो उसमें कोई मिसमैच होता है वीवीपैट के साथ। अब दूसरी जो जरूरी बात है, जब सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन गई तो उन्होंने कहा कि जो 2 रनर अप हैं उनमें से कोई जाए। तो मैं तो कह रहा हूं कि नाना पटोले किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को निकालें। ये लोग खूब व्हाट्सएप पर झूठ चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि फलाना की मां, पत्नी, बेटी, बहन उन्होंने तो दिया होगा, पता चला कि उसको ज्यादा वोट मिले। तो एक तो वो कर लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और तुरंत उसकी, क्योंकि 10 साल तक वो जो कंट्रोल यूनिट है वो स्टोर की जा सकती है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वो स्टोर होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, प्रधानमंत्री 10 लाख से जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चला रही है काशी में, और जीतते हैं वो 1.5 लाख से। क्या प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट घटा हुआ देखना बर्दाश्त करेंगे? नांदेड़ की सीट वो कहते हैं हमारी एक सीट बढ़ गई और 1457 से हार जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल से वो संवैधानिक संशोधन करते हैं। यही पीछे की संसद में कितना बवाल होता है, वो क्या ये नहीं करते कि एक बार थोड़ा अरविंद जी को हरा भी दें, विधानसभा में थोड़ा आधा करवा देते ना भाई, और न करते विधानसभा में थोड़ा आधा करवा देते। और ये जो अखिलेश यादव इतनी ताकत के साथ बोल रहे हैं, इनको 37 सीटें दे दिया कि आप ईवीएम के खिलाफ बोलिए। मतलब कोई तो एक कॉमन सेंस होगा। और इस तरह से, और मैं फिर कह रहा हूं, संसद के सामने हम खड़े होकर ये बहस कर रहे हैं, संविधान दिवस पर कल राहुल गांधी ने ये जो तमाशा खड़ा किया है ये बेहद खराब है, और मैं इसे संविधान विरोधी मानता हूं। आप अगर इस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं तो दरअसल लोकतंत्र को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब वैसे तो तैयारी दूसरी भी की जा रही है शायद, जो चर्चाएं हैं कि इलेक्शन कमीशन को बॉम्बार्ड किया जाए। आप 6 दिन के अंदर चुनाव की परिणामों से 6 दिन के अंदर 5% वीवीपैट मशीनों के पर्चियों के मिलान की अर्जी लगा सकते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इसकी तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन से कहिए कि साहब वीवीपैट मिला करके हमको दिखाइए, हमको भरोसा नहीं। देखिए, ईवीएम को लेकर अब वो जो आपने बात कही ना कि नैरेटिव और फैक्ट्स पर चर्चा करें, ये तो रोज ही बात हो रही है। फैक्ट्स पर तो अब इसमें कोई नई बात होगी नहीं, हर्ष जी ने कर दी, आपने उसका जिक्र कर दिया। कल मैं एक प्रोग्राम में था रात को, उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और जो होम मिनिस्टर भी रहे, होम मिनिस्टर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन से उनका डायरेक्ट संबंध रहता है, वो है पी चिदम्बरम साहब। उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि भाई ये ईवीएम को लेकर, तो उन्होंने कहा मेरा कोई खराब एक्सपीरियंस ईवीएम को लेकर नहीं रहा है, भले ही मैं हारा हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ी, उन्होंने कहा मेरा खराब एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, उन्होंने बोला, इंग्लिश थोड़ा सा वो बोलते हैं, बैड एक्सपीरियंस बैलेट पेपर्स के साथ रहा कि उस समय थोड़ी गुंडागर्दी होती थी तो वो वोट डाल, ये उनका बयान है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। अब दूसरी बात है कि ईवीएम को लेकर ये बात करना, जो ये भी अभी आजकल चर्चा चल रही है, वो कभी कभी आप जिता देते हो उनको तो फिर वो ये बात हो जाती है। तो मुझे बताइए ईवीएम कब चालू हुई थी? 2004 में। 2004 का चुनाव कौन जीता? वो तो सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का, कांग्रेस ने, यूपीए ने जीता। फिर 2009 में जीता। अब 2024 के 2023 के मोदी सरकार के वक्त भी ले ले, छोटे राज्यों की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं इसको अपमान मानता हूं हमारे वोटर्स का और सहयोगी दलों का भी कि हेमंत सोरेन की जीत को आप बड़ी जीत नहीं मानते। एक आपके बीच रोक के एक लाइन कह दूं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में जाना ही जाना चाहिए। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कल के हेमंत सोरेन सपत्नीक निमंत्रण दे गए हैं, तो जाना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात, फिर वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस देखिए, वेस्ट बंगाल में विधानसभा का चुनाव के नतीजे देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए, अभी उपचुनाव 6 की 6 वो ठीक है, वो उपचुनाव भी, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा का देख लीजिए कि उसमें क्या नतीजा रहा है। तो ये सारे, और महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, तो वो तो बड़े राज्य ना, यदि आप बड़े और छोटे राज्य के हिसाब से देखते हैं तो वो, इसलिए ये लोकतंत्र के अपमान के या वोटर का जो मैंडेट है ना, उस पर मैं एक सवाल अभी आप 2004-2009 के चुनाव की बात कर रहे थे। विपक्ष बार बार ये भी कहता है ना कि भाई बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाए थे, कभी जीवीएल नरसिम्हा का जिक्र किया जाता है, अडवाणी जी ने उसमें एक लाइन और जोड़ दूं मैं, आप है ना इस नैरेटिव को बहुत चलाते हैं जी, मतलब हम लोग कि भाई जीवीएल नरसिम्हा राव, नहीं, मैं उसकी किताब का जिक्र करता हूँ क्योंकि बहुत सारी किताबें हम पढ़ते तो है ही नहीं। नरसिम्हा जी ने लिख दी किताब, उसमें एक लाइन बहुत स्पेसिफिक है, पेज नंबर 70 आप देखिएगा जीवीएल नरसिम्हा राव की। उसने कहा कि हमें ये ऑब्जेक्शन है ईवीएम को लेकर, थोड़ा सा सस्पिशन है, लेकिन यदि इसको वीवीपैट के साथ
जोड़ दिया जाए तो तो नहीं है। दिक्कत नहीं है। ठीक। तो इसको भी थोड़ा नैरेटिव को और साफ-साफ आडवाणी जी ने भी किया एक बार ये बात कही थी, और उसके आडवाणी अलावा जी- उन्होंने हाँ। दोबारा कभी इस पर शक और जाहिर यहाँ- नहीं और किया। आडवाणी जी चुनाव ने के जब बाद शक जाहिर किया था तो यूपीए सरकार का क्या रुख रहा, क्या उन्होंने बदल दिया था? ठीक है, इन्होंने कोई महाराष्ट्र में solution क्या नहीं तैयारी दिया। है वही कह रहा हूँ ना, सर solution। इसको, क्योंकि नाना पटोले कह रहे हैं हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। देखिए, नाना पटोले भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए थे। उस बैठक में चर्चा हुई कांग्रेस को प्रदर्शन को लेकर, और उस बैठक में राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। नाना पटोले और मल्लिकार्जुन खड़गे ने समर्थन किया। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि पृथ्वीराज चौहान हमारे हार गए, बाला साहेब थोराट जैसे नेता हमारे हार गए, तो नाना पटोले ने थोड़ा रोका, कहा नहीं वो तो ठीक है, वो तो हारने की स्थिति में मैं जरूर 205 वोटों से जीता हूं, उसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, ये उन्होंने वहां टोका। मतलब बताना चाह रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान और नाना पटोले हारे तो वो तो उनकी हार तय थी, मैं अगर 205 वोटों से हारा हूं तो कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी रही होगी। देखिए, कोशिश की जा रही है और एक चर्चा इस तरीके से महाराष्ट्र में हो रही है कि इस तरीके से ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए चुनाव आयोग के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर सारे विधायक इस्तीफा दे दे। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि जो विधायक पहली बार जीतकर आए और जिनका जीवन का ये अंतिम चुनाव है, कई ऐसे भी विधायक है जो 5 बार जीत चुके, जिनका अंतिम चुनाव है, क्या वो जो 5-5 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव जीतकर आए वो इस्तीफा देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस कोशिश भी करेगी तो कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक इसके लिए तैयार होंगे। अगर ऐसा कहा जाएगा तो आधे से ज्यादा विधायक दूसरे दलों के अंदर अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। और देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र के विधायक देने से समस्या का समाधान होगा नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हो, चुनाव आयोग इसको बार बार खारिज कर रहा है, आप कोई कॉन्क्रीट प्रूफ लेकर नहीं आते हो कि किस तरीके से ईवीएम मैनेज हुई है, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमारी सीटें कम आई, हम इस्तीफा देते हैं, कोई असर नहीं होने वाला है। और इस्तीफा देना है तो पूरा विपक्ष सामूहिक रूप से लोकसभा से और विधानसभाओं से इस्तीफा दे। वो चुनाव अभी हेमंत सोरेन से कह के सारे विधायकों बिल्कुल के उनके इस्तीफा दिलवा दें। तो ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई ईवीएम जो है ना फिलहाल छोटा होने जा इशू रहा है। मुझे एक लाइन केवल बोल रहा हूँ कि अब जो है ना एक बहस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो बंद हो गया डोनेशन का, तो अब क्या नया रास्ता होगा, क्या नहीं होगा, तो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बड़ी बहस की जरूरत है।